हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर पैटर्न देखा। साथ में ही हमने उसका जो पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके आगे के टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हमको देखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो पहला यूनिट का टॉपिक है, इसमें जो सब थीम है वो है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव मतलब एम्स, टारगेट क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो 1950 से चली आ रही है, इसके अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स क्या है, मतलब इतने सालों में क्या अचीवमेंट हुआ या उसमें और क्या खामियां हैं। ये तीनों एरिया जो है ये हम आज के जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जब से शुरू हुआ है तो उसका क्या एम था, क्या टारगेट सामने रखने के बाद ये चालू हुआ। सबसे पहला जो उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जब से चालू हुआ है तब से उनका जो मेन इंटेंशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ सेंस कि जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इंडियन किसी भी इकोनॉमी के, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसका ग्रोथ हो। ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग हमेशा की जाती है। देन जो सेकेंड जो एरिया है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसी भी देश में जो जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सबसे मेन एक टारगेट रखा गया है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। तो हर सेक्टर में कोई भी देश ने आत्मनिर्भर होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो इंडिया इकोनॉमी का जो एक मेन एरिया होता है इंडस्ट्रीज़, तो उस इंडस्ट्री के माध्यम से उस किसी भी देश में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, मतलब किसी भी देश की दूसरे देश पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया में भी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्री पे कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे ही देश के इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे उन्हें हम आगे बढ़ाया जाए, उसका ग्रोथ हो, ये भी उद्देश्य है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, उसमें फ्लक्चुएशंस मतलब अप डाउन नहीं होना चाहिए। जो एक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है किसी भी देश में, वो होनी चाहिए। तो वो भी एक इंटेंशन है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। रीजनल डेवलपमेंट, जो एक अलग अलग जो एरिया होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसका इक्वल जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत डेवलप हो रहा है और कोई एक एरिया जो है बहुत निगलेक्टेड है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हर जो एरिया है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये भी उद्देश्य है प्लानिंग का। टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो एक असमानता होती है किसी भी देश में, वो असमानता कम से कम होनी चाहिए। जैसे अगर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इस प्रकार की अगर व्यवस्था होगी तो आगे जाके उस देश में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है ये कम से कम होनी चाहिए। इस प्रकार ये भी एक उद्देश्य है प्लानिंग का। पॉवर्टी रिमूवल, इंडिया में आज भी आप देखेंगे तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो रिमूवल का जो उद्देश्य है ये इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे एक मेन उनका रहता है कि किस प्रकार से गरीब जो निर्मूलन है वो होना चाहिए। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, जो समाज में जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनका भी विकास होना चाहिए। तो ये भी एक इंटेंशन रखा जाता है कि समाज में पिछड़े लोग कौन से एरिया में ज़्यादा हैं, उस एरिया में किस प्रकार से हम ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकें, ये भी इंटेंशन होता है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो दीज आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये तो हो गया उद्देश्य, इस उद्देश्य से इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। लेकिन इसमें हमने अचीवमेंट क्या किया, क्या हमारी सफलता किस लेवल तक पहुंची है, ये भी हमको
अगले टॉपिक में देखना है, दैट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उद्देश्य तो हमने देख लिया कि ये उद्देश्य हैं, लेकिन अचीवमेंट हुआ क्या। तो सबसे पहला अचीवमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखेंगे 1950 से अगर तुलना करेंगे आज की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हुआ है, डिफेंस में भी हुआ है। हर सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ है। तो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। हर प्लानिंग में आप देखेंगे कि हर प्लानिंग का एक अपना उद्देश्य होता है कि कहीं पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये जब शुरुआत में देश आज़ाद हुआ तो तब वो उद्देश्य रखा गया था कि किस प्रकार से हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास करें। बाद में फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो हर सेक्टर को, हर इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ओवरऑल देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हुआ है। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, आप देखेंगे कि आप तुलना अगर करेंगे कि 1950 से या 60 से तुलना करेंगे तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आज बहुत इम्प्रूव हुआ। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं, हर गांव में सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देती है। दवाइयों का जो रिसर्च हो रहा है उसमें भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। तो ओवरऑल जो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूवमेंट हुआ है ड्यू टू इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उस इम्प्रूवमेंट की वजह से जो लोगों की जो एवरेज जो लाइफ है वो आज 65 ईयर्स तक बढ़ चुकी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग किस स्तर से जीते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 4-5 डिकेड्स। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की जो एक एजुकेशन है वो वर्ल्ड में 3rd-4th रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में वो भी कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट, अब उसमें अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब देश आज़ाद हुआ तब एग्रीकल्चर के भी एरिया में इंडिया का उतना डिपेंडेंसी नहीं, खुद पर ही डिपेंडेंसी नहीं थी, सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंसी नहीं थी। इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स वगैरह। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें, इरिगेशन पे ध्यान दिया गया, सीड्स पे ध्यान दिया गया, बाकी के चीज़ों पर भी, स्टोरेज पे भी ध्यान दिया गया। तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सोशल प्रोग्रेस, जैसे कहा कि जो सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट अभी देश है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रीज़ है, इसमें बहुत सारे एरिया में जो इंडिया है, हमारा देश है, उसमें बहुत सारी जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या जैसे मेक इन इंडिया है, ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, तो उसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ये अचीव इंडिया ने की है। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। अब क्या प्रॉब्लम्स है, शॉर्टकमिंग्स है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, फेल्यूर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए उतना नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तो ये एक फेल्यूर है इकोनॉमिक प्लानिंग का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पावर। अब आप देखेंगे कि इतने सालों में कुछ कंपनियां या कुछ एम्पायर, कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंसिंग हो गए हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। इतना ज़्यादा पैसा या इकोनॉमिक पावर आ गई है कि वो सरकारें जो है बना सकती हैं, गिरा सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो चैरिटीज़ होती हैं उसके माध्यम से वो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में वो कर सकते हैं। तो वो जो इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है उसकी वजह से बहुत सारी जगह पर आपको मनमानी भी देखने को मिल सकती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो असमानता है समाज में वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट करना ये उद्देश्य था, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया में कुछ एरिया बहुत डेवलप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में ही देखेंगे तो वेस्टर्न, जैसे मुंबई है या पूना है, वो एरिया में बहुत ज़्यादा आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। लेकिन
कोई आप पिछड़ा इलाका देखेंगे, जैसे इवन विदर्भ देखेंगे, गढ़चिरौली देखेंगे, वहाँ पर उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो कुछ एरिया बहुत डेवलप्ड है, कुछ एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड नहीं हुआ है। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी की मीनिंग क्या है? काला पैसा हम बोलते हैं, लेकिन काले कलर का पैसा है उसकी मीनिंग नहीं है। उसकी मीनिंग है कि अनअकाउंटेड मनी, या ऐसा पैसा जिस पर कोई टैक्स नहीं देता, या छुपे रास्ते से जो कमाया गया है, घूस खाई जाती है, या ऐसा पैसा जिस पर गलत रास्तों से जो पैसा कमाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी जो है ये इतने सालों में ये बढ़ गया है। तो उस बढ़ने की वजह से बहुत सारे आपको सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, ये भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मेन शॉर्टकमिंग्स है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसको बहुत उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मिले हैं देखने को। देन फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये जिस डिपार्टमेंट से ये इकोनॉमिक प्लानिंग चलता है, चाहे वो इरिगेशन हो चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, उसमें उतना मॉनिटरिंग नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए, और उसकी वजह से ही करप्शन और वो जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अचीव नहीं होते, या जिनके लिए गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चलाती हैं उन तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे नहीं हुए हैं जो गवर्नमेंट ने कहा था। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स हम इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा।